हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं श्वेता और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एडिटोरिया की टेस्ट पेपर जो कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 6 से 7 तक एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इसमें टोटल 100 MCQ है, ठीक है। और इसमें जो है ना 80 क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री के होंगे और 20 क्वेश्चन जो है ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो कथक नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, बिल्कुल सही है। उसके बाद है पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, नहीं, इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो यहाँ पर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इससे छोटा होगा, ठीक है। और इस समय पुराने किस्म के औजार उपस्थित थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 1 नंबर कथन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली शैली जो है ना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो रसमंजरी की रचना भानुदत्त के द्वारा की गई थी और भानुदत्त ने इसकी रचना की थी। हिमाचल प्रदेश में लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वह है भानुदत्त की रसमंजरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है बंगाल में की गई थी इसकी रचना और इसमें ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी गई है, विशेष प्रकार की प्रजातियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मिलान करना है मुग़ल बादशाह और वर्ष में। तो मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार का वर्ष था 1713 से लेकर के 1719 तक। आलमगीर द्वितीय का समय था 1754 से लेकर के 1759 तक और शाह आलम द्वितीय का समय था 1759 से लेकर 1806 तक। लास्ट आदम शाह, तो इसका समय था आपका 1748 से लेकर 1754 तक। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा है। इसमें हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, 1 नंबर बी नंबर ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो इन्हें मालवा क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। इसमें क्या बता रहे हैं, सही विकल्प बताना है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था दल खालसा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में जो है ना मिसलों में संगठित किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो यह 20% हिस्सा लिया जाता था। किस लिए? 20% अपने अनाज के उपज का ये लोग देते थे, तो इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। तो सबसे पहले तो इसमें आपको देखना होगा कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक की थी। तो ऋग वैदिक काल जो है ना ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, 11000 ईसा पूर्व के बीच थी, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईसा पूर्व तक थी, सॉरी। और इसमें जो है ना सबसे पहले स्थान पे ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण के बाद ही राजा होते थे। तो ये बिल्कुल ही गलत है। राजा के पास कोई भी कर एकत्र करने की शक्ति नहीं थी और ना ही राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी होता था, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना ही तो
एक और ना ही दो, कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें विचार करना है कथन पे, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी और अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो उस टाइम जो है बिल्कुल सही है, उस टाइम वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर की गई थी, जन्म के आधार पर जो है ना तय की जाती थी, और शूद्रों और महिलाओं को अनुमति नहीं दी गई थी वेदों का अध्ययन करने के लिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट आंसर हो जाएगा। प्रशंसा जो है प्रशस्ति का अर्थ होता है, और यह एक विशेष किस्म का क्या है? अभिलेख है। प्रशस्ति अभिलेख है, जो कि संस्कृत शब्द का है, ठीक है। संस्कृत शब्द में प्रशंसा होता है इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है आपको हरिसेन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हरिसेन के द्वारा जो है ना समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? तो ये 12 बताई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 बताई गई थी। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट के 9 सैनिकों और समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक ने से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है ना ये चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर देखा जाता था। ये 58 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। 58 ईसा पूर्व की बात है, और इस टाइम में जो है ना प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा इसलिए जाता है उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो इन्हें रोका गया था किनके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य नरेश थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो हर्षवर्धन को रोक दिया था। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन कहाँ से? बंगाल से भी जीत कर आया था, और जितनी सफलता मिली थी बंगाल में उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली इनको। और जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करने के बाद दक्कन की ओर बढ़ना चाहा तो इन्हें किसने रोक दिया? तो चालुक्य नरेश जो है कि पुलकेशिन द्वितीय इन्होंने इन्हें रोक दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम कहा जाता था आपको व्यापारिकों के संगठन को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। क्यों? क्योंकि जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो महाजनपदों की जो है ना उद्भव हुई थी लगभग 2500 साल पहले। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन में असत्य कथन बताना है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। तो ये बिल्कुल सही है कि हल के फाल पहले लकड़ी के होते थे जो कि अब लोहे के बनने लगे, और धान के पौधों का भी रोपण होने लगा। लेकिन इसमें असत्य पूछा जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सही कथन है। आगे है क्वेश्चन, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाणिनि के संबंध में जो है कथन पर विचार करना है, तो आइए देखते हैं।
उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया और उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है और कौन सा गलत है कथन। ठीक है, तो इसमें जो है ना सिर्फ 1 नंबर कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था और इसमें जो है कि अन्य विद्वानों के लिए छोड़ दिया था, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो बज्जी संघ का जो वर्णन है यह दीर्घ निकाय में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय में इसलिए है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है यह, और जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल जो है ना पहले लिखा गया था। ठीक है, आगे है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था आपका गंग वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। गंग वंश के द्वारा यह बनवाया गया था, 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो अकबर ने बंगाल को जो है ना यह जीता था 1586 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा था, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। और 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे शोभा माना जाने लगा था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नयनार शैव संत थे, बिल्कुल सही है। और अलवार वैष्णव संत थे, ये भी बिल्कुल सही है। और ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। नहीं, बिल्कुल भी गलत है ये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए होगा, ए में ना 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प को चुनना है। पुहाड़ पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरै चोलों का बंदरगाह था। ठीक है, तो इसमें जो है ना कोई भी सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दार्शनिक शंकर का जन्म 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। तमिलनाडु में नहीं हुआ था, यह हुआ था केरल में। ठीक है, केरल में हुआ था। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा था, तो ये सही है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये भी बिल्कुल सही है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो वीरशैव जो है ना यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में यह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंह मेहता के द्वारा यह भजन लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो नाथ पंथ जो है ना भारत के उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो मीराबाई जो है ना यह अनुयायी बन गई थी रविदास की। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, रविदास की अनुयायी बन गई थी मीराबाई। राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। और मीराबाई रविदास कौन थे? अस्पृश्य जाति के माने जाते थे और इनकी अनुयायी बन गई थी कृष्ण
कृष्ण के भक्ति भाव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था और कदमई एक भू राजस्व था। तो इसका कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो सिर्फ 2 नंबर कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म जो है ना जुलाहा परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वे एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे और उनका पालन पोषण जो है ना यह बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाही यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? तो यह गुरु नानक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना की गई थी पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऊपर भी हमें मिली थी, तो पाणिनि के द्वारा की गई थी। आगे है, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो अपनी शिक्षा इन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में इसलिए दी थी क्योंकि यह साधारण जन भी उनके भाषा को समझ सकेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया और साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो आपका इसका आंसर 1 और 2 दोनों बिल्कुल भी सत्य कथन है। किसान परिवार ने इसे अस्वीकार कर दिया था और व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है आपको विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो है ना संघ नामक संगठन बनवाया था जहाँ घर का त्याग करने वाले लोगों की एक साथ रह सके, और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में जो है ना ये लिखा गया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। संघ के पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए बिल्कुल अलग अलग व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे और संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, सत्य या फिर असत्य? इसमें पूछा जा रहा है आपको बौद्ध संघ के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो सही कथन ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, आपको राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, तो ये बिल्कुल ही सही है। सत्य कथन चुनना है तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन है, वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे और बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, तो बिल्कुल भी सही है ये। ठीक है, इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही है। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी और वे भारत से बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी
बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम में सबसे पहले फाहियान आया था, फासियान इसका ही नाम है, तो फाहियान बिल्कुल सही है। उसके बाद आया था वेनसांग, तो वेनसियांग सही है, और इत्स्यांग बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिमी एशिया के यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उनका नाम था, क्या था? मेगास्थनीज, वेनसांग, हजार दिनार या फिर डायमेकस। तो इनका नाम था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज इनका नाम था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो विदेशी आक्रमणकारी में कुषाण, तो ये तो पहले ही गलत हो जाता है। सबसे पहले हिंद यवन आया था, तो हिंद यवन 2 में है, तो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया, 2 ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गया। हिंद यवन हिंद पार्थियन नहीं है, हिंद यवन शक हिंद पार्थियन कुषाण ये भी नहीं है, हिंद यवन कुषाण शक हिंद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंद यवन शक हिंद पार्थिव कुषाण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इन अधिकारियों को जो है ना धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक एक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। ये बिल्कुल सही है, सही कथन है। उसके बाद है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, खरोष्ठी लिपि में नहीं है। अभिलेख जो है ज़्यादातर प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, और न ही खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, और इसमें जो है ना अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। तो हाँ, बिल्कुल सही है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। कलिंग युद्ध किसको कहते हैं? उड़ीसा में जो युद्ध हुआ था ना, उड़ीसा में, इसे ही कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो ये जो है ना इक्ता के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे है क्वेश्चन। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन है, देख लेते हैं, पहले कथन देख लेते हैं क्या है। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो कि व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो ये भी बिल्कुल गलत है, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है क्वेश्चन। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है ना ये प्राप्त हुए हैं आपको कंधार में भी प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी में भी प्राप्त हुए हैं, गिरनार में भी, और जुगर लुम्बिनी, इन सभी में जो है ना अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे है क्वेश्चन। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो अपने राजदूत को जो है ना सीरिया में भी भेजा था, मिस्र में भी भेजा था, उसके बाद श्रीलंका में भी भेजा था। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी में भेजा गया था। आगे है क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राजकुमारों को जो है मौर्य साम्राज्य में राज्यपाल यानी कि गवर्नर का पद दिया जाता था।
ठीक है। आप हमें बताएंगे बिहार के गवर्नर के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हमारे बिहार के गवर्नर का नाम क्या है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। तो इस समय जो है ना, अनाज रखने के लिए प्रयोग किया जाता था चित्रित, धूसर, मृद भांड का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह और सुंदर और चिकने होते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, पांडुलिपियों का क्या महत्व है। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा, प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। तो इसका सत्य कथन चुनना है, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। इसमें 1 बिल्कुल सही है, 2 भी बिल्कुल सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। तो कुषाणों की जो है ना दूसरी राजधानी रही है मथुरा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा में दूसरी राजधानी रही थी। ठीक है। पहली क्या थी, कुषाण जो है ना साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली शासक था और उसके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी थी साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। ठीक है। और लगभग 200 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। क्वेश्चन है, अरिकामेडु। ठीक है। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है पुडुचेरी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यह लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो जातक कथाओं का जो है ना संकलन किया गया था बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जातक की संकलन की गई थी। दक्षिण भारत तमिलनाडु क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों की को क्यों कहा जाता है। तो दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है आपका बिलल्ला। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बिलल्ला कृषि जमींदारों का एक विशिष्ट वर्ग था जिसने संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था के अभिजात वर्ग का गठन किया था। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था और इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका होने वाला है सिर्फ कथन 1 बिल्कुल सही है, ये दूसरा जो कथन है ना बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें, अभिलेख बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका हो जाएगा मिट्टी के बर्तन, ये भी सही है। जानवरों की हड्डियाँ, धातु, औजार और आभूषण, तो बिल्कुल सही है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो एक जगह से रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, ये बिल्कुल सही आंसर है। और आगे है शिकार ढूंढने के कारण, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। और मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, तो ये भी सही है।
और मौसम बदलने के कारण भी। तो इसका सभी जो है ना बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्ग के हो या गोलाकार होते थे। ठीक है, आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था और यह सिक्के चांदी या तांबा विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु के चादर को काट कर बनाए जाते थे, धातु चपटे गोलियों के बनाए जाते थे। तो इसका जो है ना कथन बिल्कुल दो सही है, बाकी सभी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, मथुरा के अभिलेख में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है। तो मथुरा के अभिलेख में जो है ना मिलता है सुनारों का भी उल्लेख मिलता है, लोहार एवं बुनकरों का भी, और टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे क्वेश्चन है, समकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। इसमें कथन सही नहीं बताना, तो ये गलत है कि इस केवल समुद्री मार्गों का ही प्रयोग नहीं किया जाता था। दक्षिण भारत सेना मसाले, खास तौर पर काले मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत के रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें असत्य बताना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से थे। तो ये थे आपके अश्वघोष। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की जीवनी जो है ना बुद्ध चरित्र की रचना कवि अश्वघोष ने की थी और यह कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे और पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे। ठीक है, आगे है बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व भारत के अन्य भागों में भी फैला है। तो इसका जो है ना ये बिल्कुल राइट है। आगे है इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 और 2 कहाँ है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था प्रदक्षिणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रदक्षिणा कहलाता था। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। तो जिनके बीमार होने की संभावना कम होती और बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। इसमें कूट है, इसमें बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सभी जो है ना सही है। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करता था। तो ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन जो था ना यह था आपका पुहार। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पुहार जो है चोलों का महत्वपूर्ण पतन था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 और 2 बिल्कुल सही है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है तो ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म किस नई शाखा का विकास हुआ था।
तो इसमें जो है ना महायान का नया विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, महायान का नया विकास हुआ था। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। यहाँ वस्तु दी गई और यहाँ आयत स्थान दी गई है, इसमें मिलान करना है। तांबा, तांबा जो है ये राजस्थान में मिलते हैं ज़्यादा। टीन, तो टीन जो है ना ये अफ़गानिस्तान में। और सोना बच गया कर्नाटक, तो ये कर्नाटक में ही सोना, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी। 1 का बी, 2 का सी, नहीं ये नहीं है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई थी? नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, या फिर शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो इसका आपका आंसर हो जाना है, बिल्कुल सही है सभी। इसमें अटकलें लगाई जाती है, उपयुक्त में से सत्य कथन बताना है, तो इसका आंसर आपको हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1, 2, 3 एंड 4, 5 सभी सही है बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, मुहरों, लेखक तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये सभी सही है। ठीक है, इसमें सही कथन पूछ रहा है तो ये 2, 3 और 4 सभी बिल्कुल सही बताए जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो इसमें जो है ना सबसे प्रसिद्ध वंश आपका हो जाएगा कुषाण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। आगे है 77 नंबर क्वेश्चन, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, जिसके दरबारी कवि थे, कौन थे दरबारी कवि? तो इनके दरबारी कवि थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क इनके दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका बी राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? इसमें जो है ना काली मिर्च की मांग सबसे अधिक थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बातापी पर कब्जा कर लिया। और आगे है, पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईसा पूर्व से 642 ईसा पूर्व तक जो है ईस्वी तक शासन किया। तो इसका हमें आंसर बताना है सही कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 79। तो इसमें जो है ना गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये बिल्कुल ही गलत कथन है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, तो ये गलत है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जाट राज्यों अपने किस राज्य के समय शक्तिशाली रूप से उभरा है? तो यह उभरा है सूरजमल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो 80 यहाँ पर हमारे जो है ना टोटल हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, और यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं करेंट अफेयर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और 16वीं वित्त आयोग के सचिव के रूप में नामित ऋतिक रंजना पांडे, और आयोग का कार्यकाल कब से कब तक? तो 2026 से 27 से
26-27 से 30-31 तक है इसका कार्यकाल। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठनों का प्रतिबंधन लगाया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो ये बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 82 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है सभी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है VR कंबोज को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। VR कंबोज को सम्मानित किया गया है किससे? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश में के बीच आयोजित किया? तो यह जो है ना भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूके के द्वारा जो है ना संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह किया गया है। आगे है क्वेश्चन, भारत कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाने वाला है 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है आपके दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। आगे क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कथन में बताना है कि कौन सा सही है। आगे है, INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है ना कथन दिया गया है, उस कथन को पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारिमेट्री माप के लिए समर्पित है। उसके बाद है नेक्स्ट, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। तो इसमें आंसर बताना है हमें कौन सा हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो उपयुक्त में से कथन सही है हमारे केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न पर विचार करें। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स। तो इसमें हमें बताना है कि उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल है। तो सभी जो है ना इसमें शामिल है। इसमें ऑप्शन दिया गया है सभी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी 4। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविभाजन बनाने वाला एक समझौता है और भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। तो इसमें कौन सा हमारा सही है? तो इसमें कोई भी क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, सही या फिर गलत? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, 90 का कोई भी सही नहीं है।
आगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन देखते हैं, क्या है कथन। जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। तो ये बिल्कुल ही सही है। और जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाने वाला है केवल एक ही। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है, केवल एक। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका हमारा आंसर कौन सा सही और कौन सा गलत, ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और रसायन हथियार निषेध संगठन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एवं एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य जो है ना, ये भारत में जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति बनाता है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो इसमें ऊपर दिए गए कथन में सही कथन चुनना है, तो कौन सा कथन सही है, तो आइए देखते हैं। 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 और 2 इसमें बिल्कुल सही है। भारत मालदीव में इंडिया स्टॉक आउट, तो ये 1 नंबर बिल्कुल सही है। और इसमें 3 नहीं, 1 नंबर गलत है। ठीक है, 1 नंबर बिल्कुल गलत है। 2 भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, तो इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर है, 2 और 3। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन का है 2 और 3। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। आगे है क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान में हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था, और इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 1 और 2 नंबर जो कथन है ये बिल्कुल ही गलत कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, इसमें सही न पूछा जा रहा है, तो सही कोई भी नहीं है। आगे है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी। तो इसकी स्थापना जो है ना बिहार में की जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में की जाएगी। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में कितने खिताब का कब्जा जमाया है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में जो है ना बिहार जो है ना खिताब पर कब्जा जमाया था। नेक्स्ट है, मिशन इन इन्वेस्टिगेशन
@75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाने वाला है बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार है। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो देखते हैं कौन सा स्थान है, 98, 8वां, 15वां, 13वां या फिर 17वां। तो इसका आंसर हमारा हो जाने वाला है 13वां है। सड़क हादसे में जो मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये 13वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। आगे है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये जो है ना किया गया है आपके 4,797 करोड़। 4,797 करोड़ जो है ना ये रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। तो यहीं पर हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड इसी तरह के आगे हम लोग टेस्ट करते रहेंगे। आज कुछ टेस्ट नंबर 1 किए हैं, कल 2 करेंगे। ठीक है, इसी तरह से लगभग 17 जो है ना 17 टेस्ट हम लोग देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।